हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हम देखेंगे आईपीसी का चैप्टर 4 जो कि है जनरल एक्सेप्शन यानी कि सामान्य अपवाद, जो कि सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक दिया हुआ है। ये जो सेक्शंस हैं ये बेसिकली ये बताते हैं कि कब आप किसी एक्ट को करने के बाद भी आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते। मतलब आपने कोई एक्ट किया है जो कि ऑफेंसिव है, बट ऑफेंसिव होने के बाद भी वो ऑफेंस नहीं है, वो चीज़ जनरल एक्सेप्शन के अंडर आ जाती है। इन सारे सेक्शंस में हम वही देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन 76, जो कि कहता है एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंडेड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिम बाउंडेड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और हु बाय अ रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट टू बी रीज़न ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव हिमसेल्फ टू बी बाउंडेड बाय लॉ। ये सेक्शन कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि या तो बाउंडेड बाय लॉ है या फिर वो अपने आप को किसी एक्ट को करने के लिए बाउंडेड बाय लॉ मानता है, तो और अगर ऐसे परिस्थिति में वो कोई एक्ट करता है तो वो ऑफेंस के अंडर नहीं आएगा। एक एग्जांपल देके बताते हैं। मान लीजिए एक सोल्जर है जिसे अपने सीनियर से, सुपीरियर ऑफिसर से ये ऑर्डर मिला है कि उसे एक जगह पे मॉब फायर करना है, उसे एक जगह पे फायरिंग करनी है। बट वो इस बात से अनजान है कि उसे जहाँ पे फायरिंग करनी है, मान लीजिए वहाँ एक पेड़ है और उस पेड़ के पीछे कोई बैठा हुआ है, उसे ये बात नहीं पता, उसने गोली चला दी और वो गोली जाके उसे लग गई, मान लीजिए हाथ पैर पे कहीं लग गई। तो ऐसे में क्या उसने किसी को जानबूझ के मारा, क्या उसने किसी का मर्डर किया या कल्पेबल होमिसाइड या कुछ भी किया, किसी को मारने की कोशिश करी? नहीं, वो केवल अपने सीनियर का ऑर्डर मान रहा था। तो यहाँ पे उसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, यहाँ पे वो बाउंड बाय लॉ था। उसे ना नॉलेज थी ना उसका इंटेंशन था कि वहाँ कोई बैठा है, उसने केवल अपने सीनियर का ऑर्डर माना और उठा के गोली चला दी। तो यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे वो बाउंड बाय लॉ है, तो यहाँ पे उसका ये एक्ट किसी ऑफेंस के अंडर नहीं आएगा और वो जनरल एक्सेप्शन से बच जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऑफिसर है ए नाम का, जो कि कोर्ट का ऑफिसर है, कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर है। उसे कोर्ट से ये ऑर्डर मिला है कि तुमको जाके वाई को अरेस्ट करके लेके आना है। ठीक, अब वो जाता है जहाँ वाई रहता है। उसने वाई को कभी देखा नहीं है कि वो कैसा दिखता है। उसके पास बस एक ऑर्डर है, एक घर का एड्रेस है कि यहाँ वाई रहता है, तुम्हें जाना है और वाई को अरेस्ट करके लेके आना है। वो जाता है उस जगह पे, वहाँ उसे जेड मिलता है और वो गलती से ये मान लेता है कि जेड ही वाई है और जेड को वाई समझ के अरेस्ट करके लेके आ जाता है। तो क्या यहाँ पे उसने कोई ऑफेंस किया है? नहीं, यहाँ पे केवल ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट था जिस वजह से ऐसा लगा कि वाई जेड है और वो उसे अरेस्ट करके ले आया। यहाँ ये कोई मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था। तो यहाँ पे भी ये जनरल एक्सेप्शन के डिफेंस से बच जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 77, एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली in the exercise of any power which is or with or which is in good faith he believe to be given to him by law। कोई भी ऑफेंस मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि किसी जज ने किया है, कब? एक्टिंग जुडिशली, यानी जुडिशली एक्ट करते वक्त, अपना काम करते वक्त अगर कोई जज अपने किसी पावर का यूज़ करता है तो वो किसी ऑफेंस के अंडर नहीं आएगा। भले ही वो उसे गुड मतलब अगर वो गुड फेथ में या किसी दूसरी तरीके से अपनी किसी पावर का यूज़ करता है जो कि उसे कैसे मिली है, उसे लॉ के द्वारा मिली है, तो वो चीज़ें ऑफेंस के अंडर नहीं आएगी। एक एग्जांपल, कोई एक जज है, उसने किसी को मौत की सज़ा सुना दी या फिर किसी को उसने लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुना दिया, तो भाई ये कोई ऑफेंस के अंदर थोड़ा ना आएगा, ये तो उसकी पावर है, उसका ही काम है, उसका काम ही है दूसरों को सज़ा सुनाना, तो ये ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 78, एक्ट डन इन परसुएंस टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। नथिंग विच इज़ डन इन द परसुएंस ऑफ or which is warranted by the judgment or order of court of justice if done wisely with the judgment of order remains in force। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किसी कोर्ट के जजमेंट के वक्त किया गया हो, मतलब उसके जजमेंट को फुलफिल करने के लिए किया गया हो, जब वो जजमेंट फोर्स में हो, when the judgment is remains in force,
ऐसे टाइम पे वो एक्ट ऑफेंस नहीं कहलाएगा. Nothing the court may have had the jurisdiction to pass such judgment or order provided the person doing the act in good faith believed the court had such jurisdiction. और जो भी व्यक्ति उस एक्ट को करेगा, उस जजमेंट को फुलफिल करेगा जो कि कोर्ट ने दिया है, वो ये माना जाएगा कि वो उसे गुड फेथ में कर रहा है और वो उसे कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के अंडर कर रहा है और कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर से ही कर रहा है. तो वो चीज़ भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगी. मान लीजिए कोई व्यक्ति है, किसी को अरेस्ट करने गया है, एक पुलिस ऑफिसर है, कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि तुम जाओ उसे अरेस्ट करके आओ. ए गया है बी को अरेस्ट करने और बी ने वहाँ हाथापाई चालू कर दी, वो जाने को ही तैयार नहीं, तो ए ने भी उसको मार दिया. तो ऐसे में जो ए है, क्या उसने कोई ऑफेंस किया? नहीं. क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था. उसको कोर्ट ने बोला था कि तुमको जाना है और कैसे भी करके उसको पकड़ के लेके आना है. यहाँ पे उसने उसे मारा, गुड फेथ में मारा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, वो कोर्ट का ऑर्डर पूरा कर रहा था. तो यहाँ पे ये कोई ऑफेंस के अंडर नहीं आएगा. आप इस चीज़ का ही नहीं ले सकते कि ये मुझे अरेस्ट करने आया था और उसने मुझे मार दिया. वो आपको मार सकता है अगर आप सीधे सीधे नहीं चलोगे तो. अगर आप चलने में नाटक करोगे, अगर आपको ले जाने आया, अरेस्ट कर रहा है और आप नहीं जाओगे, तो वो आपको घसीट के भी ले जा सकता है. इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 79. Act done by the person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. कोई ऐसा एक्ट जो कि किसी पर्सन ने ऐसा सोच के किया है कि मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट से किया है, बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, मतलब उसे ऐसा लगता था, कोई व्यक्ति है जिसे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए, इस काम से मैं शायद किसी तरह से जुडिशरी की हेल्प कर दूं, लेकिन वो काम उसने मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया है. जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो कहीं से जा रहा था, उसे पीछे से आवाज़ आई कि कोई चोर चोर चिल्ला रहा था और उसके बगल से एक बी नाम का व्यक्ति भागता हुआ गया. तो उसे ऐसा लगा कि यार ये बी ही चोर है और लोग इसी के पीछे भागते हुए आ रहे हैं, और उसने बी को पकड़ लिया, जबकि बी चोर नहीं था, चोर कोई और था. तो ऐसे में वो अपने आप को ये मान रहा था कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ हूँ, मैं इसे पकड़ सकता हूँ क्योंकि भाई चोर है, इसको पकड़ सकते हैं, इसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे. लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या हुई, उसने चोर की जगह किसी और को पकड़ लिया. तो ऐसे में क्या ये चीज़ ऑफेंस होगी? नहीं, क्योंकि वो तो ये काम गुड फेथ में ही कर रहा था. उससे तो ऐसे ही लग रहा था कि ये चोर है, मैं इसे पकड़ लेता हूँ, पकड़ के पुलिस के हवाले कर दूंगा, मेरी ड्यूटी है भाई कि मैं इसको पकड़ के पुलिस के हवाले करूँ. लेकिन उसने गलती से किसी और को पकड़ लिया, तो ये चीज़ ऑफेंस के अंदर नहीं आएगी. इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 80. एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट. कोई लॉफुल एक्ट करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो जाना. नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एन एक्सीडेंट और अ मिसफॉर्च्यून with or without any criminal intention or knowledge in the doing of the lawful act or lawful manner by a lawful means or with the proper care and with the proper care. अब कोई व्यक्ति है जो कि कोई लॉफुल एक्ट कर रहा है, मतलब जो काम करने के लिए उसे लॉ द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है, पूरे लॉफुल मीन्स के साथ कर रहा है, पूरे ड्यू केयर के साथ कर रहा है, और उसका ना किसी को हार्म पहुंचाने का कोई इंटेंशन है, ना उसको ऐसी कोई नॉलेज है, और ऐसे में भी कुछ हो जाता है उसके हाथ से, तो वो उसके अंडर उसके ऊपर मतलब वो कोई ऑफेंस नहीं होगा, उसके लिए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा. एक बहुत ही कॉमन इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ए नाम का एक व्यक्ति है जो कि कुल्हाड़ी से एक पेड़ काट रहा है. सूखा पेड़ है, पुराना, उसको काटने का ऑर्डर मिला है. सूखा पुराना पेड़ काट सकते हैं, ये अनलॉफुल नहीं है, ठीक. उसको वो काटने का ऑर्डर मिला है. अगल बगल में कोई नहीं है, खाली ग्राउंड के बीच में वो पेड़ लगा है, अगल बगल में कोई नहीं है. वो उसने ही पहले ही देख लिया, उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसने उठा के पेड़ काटना चालू कर दिया. अचानक से कोई आदमी उसके पीछे आ गया और वो कुल्हाड़ी उसको लग गई. तो क्या यहाँ उस व्यक्ति की जो पेड़ काट रहा है उसकी कोई गलती है? नहीं. ये तो भाई पीछे जो आया उसकी गलती है, तो पीछे आके क्यों खड़ा हो गया? जब देख रहा है वो पेड़ काट रहा है तो पीछे आके क्यों खड़े हुए? तो इसमें ए की कोई गलती नहीं. या फिर मान लीजिए कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, कोई बगल में आके खड़ा हो गया और कुल्हाड़ी के आगे का जो हिस्सा होता है जिससे पेड़ काटा जाता है, वो लोहे का हिस्सा, वो गलती से निकल के उस व्यक्ति को लग गया. तो ऐसे में भी वो ए जो है जो पेड़ काट रहा है उसकी कोई गलती नहीं है.
वो तो पहले से ही पूरे ड्यू केयर के साथ काम कर रहा था, उसने देख लिया था अगल बगल में कोई खड़ा तो नहीं है, किसी को लग ना जाए। ऐसे में अगर कोई चीज़ होती है, कोई इंसिडेंस होता है, तो ये चीज़ एक्सीडेंट के अंडर आ जाएगी, क्योंकि ये उसने जानबूझ के नहीं किया है, उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ना उसे इस बात का कोई नॉलेज था कि पीछे कोई खड़ा है और मेरी कुल्हाड़ी उसको लग जाएगी। वो तो अपना काम कर रहा है। तो ये चीज़ भी ऑफेंस नहीं होगी, ये एक्सीडेंट के अंदर आ जाएगी। एक्सीडेंट के हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं छोटे मोटे, जैसे कि कोई दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गई, तो ऐसा ये चीज़ भी एक्सीडेंट में आ जाएगा और वो ऑफेंस नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 81, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन टू प्रिवेंट अदर हार्म्स। ये बहुत ही अच्छा अच्छा सेक्शन है। ये सेक्शन ये कहता है कि कोई एक्ट करना किसी को हार्म करने के लिए, मतलब किसी को हार्म पहुंचाने के लिए कोई एक्ट करना, लेकिन आपको एक्चुअली आपका इंटेंशन नहीं है, मतलब आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस सामने वाले को हार्म पहुंचाने का। आप ये चीज़ गुड फेथ में कर रहे हो किसी बड़ी हार्म से उस व्यक्ति को या दूसरों को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक कोई ए नाम का व्यक्ति है जिसके ऊपर बॉम्ब लगा हुआ है, टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, और वो बॉम्ब उसके ऊपर से उतर नहीं रहा है, ना डिफ्यूज़ हो रहा है, और वो भीड़ के बीच में खड़ा हुआ है, और बाकी लोगों को ये बात नहीं पता कि उस पर बॉम्ब है। बता दिया तो भगदड़ मच जाएगी। ठीक, तो ऐसे में क्या हुआ, दूसरे एक बी व्यक्ति को पता चल गया और उसने देखा कि उसके ऊपर बॉम्ब है, तो अब उसको यहाँ से दूर ले जाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, वो बॉम्ब निकालने की जगह उस व्यक्ति को वहाँ से दूर ले गया और वो व्यक्ति फट गया और मर गया। ऐसे में क्या उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन थी कि मैं इस व्यक्ति को मार दूँ बॉम्ब से? नहीं, वो गुड फेथ में काम कर रहा था कि भाई अगर एक व्यक्ति के मरने से इतने सारे लोग बच रहे हैं तो इसको फिर मर जाने दो। मतलब एक्चुअली ऐसा करना नहीं चाहिए, बट अगर उस एक व्यक्ति के जो उसके ऊपर बॉम्ब लगा था, अगर उसे हम इतने सारे लोगों से दूर ले जाएंगे, अगर दूर ले जाएंगे जहाँ कोई नहीं होगा, तो अकेला वो ही फटेगा, लेकिन अगर भीड़ वाली जगह पे फटेगा तो बहुत सारे लोग फट जाएंगे। तो ऐसे में उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था। या फिर एक चीज़ और देख सकते हैं, एक कोई व्यक्ति है ए जिसे सांप ने काट लिया पैर में, उसको बहुत ज़्यादा जहर चढ़ रहा है, तो दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उसका पैर काट दिया ताकि जहर उसकी बॉडी पे ना चढ़े। तो ऐसे में क्या उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन था कि मैं इसको हार्म पहुंचाने का, कि मैं इसका पैर काट देता हूँ? नहीं ना, वो तो केवल ड्यू के मतलब वो केवल प्रिवेंशन के लिए, अगर वो जहर पूरी बॉडी में चढ़ जाता तो वो मर भी सकता था, केवल उसे बचाने के लिए उसने उसका पैर काटा। तो ऐसे में उसका कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था और ये चीज़ ऑफेंस के अंडर नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 82, जो कहता है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर ऑफ एज। 7 साल से कम के किसी बच्चे के द्वारा किया गया कोई एक्ट, जिसे हम एक चीज़ और कह सकते हैं, डॉली इन कैपेक्स। ये लैटिन टर्म है, डॉली इन कैपेक्स। इन कैपेक्स का मतलब होता है आप क्या एक्ट कर रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं, आप उसको समझने में असमर्थ हैं। डॉली मतलब डॉली इन कैपेक्स मतलब आप क्या काम कर रहे हैं, आप उसको समझने में असमर्थ हैं। तो कोई भी 7 साल या उससे कम एज का बच्चा अगर कोई ऐसा ऑफेंस करता है, किसी को मारता है, तो कोर्ट ये मानेगी कि भाई ये बच्चा 7 साल से कम है, ये नहीं समझ रहा कि क्या वो जो एक्ट कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, वो चीज़ उसके समझ के बाहर है। इस वजह से उसका किया हुआ वो एक्ट ऑफेंस के अंडर नहीं आएगा। कितने एज के बच्चे का? 7 या 7 साल से कम वाले एज के बच्चे का। लेकिन वहीं अगर हम सेक्शन 83 देखें, एक्ट ऑफ अ चिल्ड्रन अबव 7 ईयर बट अंडर 12 ईयर, 12 ईयर ऑफ एज। ऐसे अब क्या आया कि ऐसा बच्चा है जो कि 7 साल से ज़्यादा है मगर 12 साल से कम का है। ऐसा कोई बच्चा अगर कोई काम करता है तब क्या होगा? ऐसे में कोर्ट ये देखेगा कि क्या वो जो बच्चा है उसका जो मतलब उसका दिमाग इतना सफिशिएंट है, उसमें इतनी मेचोरिटी है कि क्या वो उस चीज़ को समझ पाया उसने जो एक्ट किया है या नहीं। अगर जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो भी उस एक्ट के जो उस बच्चे ने किया उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, अगर किसी तरह से ये बात समझ में आती है कि हाँ उसने इतनी मेचोरिटी अटेंड कर ली है, सफिशिएंट मेचोरिटी अटेंड कर ली है कि वो समझ पा रहा है कि उसने क्या एक्ट किया है,
तो वो चीज़ ऑफेंस के अंडर आएगी। मगर अगर ऐसा कोर्ट को लगता है कि नहीं, उस बच्चे को समझ में नहीं आया इसने क्या किया है, इसने किसी को मार दिया बट वो जानबूझ के मारना नहीं चाहता था, गलती से हो गया, उसको इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं थे कि ऐसा करने से क्या होगा, तो वो चीज़ ऑफेंस के अंदर नहीं आएगी। लेकिन अगर उसे ये बात पता थी कि ऐसा करने से क्या होगा, सामने वाला मर जाएगा या उसको बॉडीली इंजरी हो जाएगी या उसको बहुत ज़्यादा कुछ हो जाएगा, ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा या हर्ट हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ ऑफेंस के अंडर आ जाएगी। फिर उसे कहेंगे, वो चीज़ भी डॉली इनकैपेक्स के अंदर ही आएगी। वैसे उसे डॉली कैपेक्स भी कह सकते हैं। इसमें दो टर्म होती हैं। अगर व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्या किया है, तो वो चीज़ आएगी डॉली इनकैपेक्स के अंदर। बट अगर उसे कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आ रहे हैं, तो वो चीज़ आती है डॉली कैपेक्स के अंडर। इसमें हम देखते हैं सेक्शन 84 जो कि कहता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। हमने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा है कि किसी अनसाउंड माइंड का या किसी माइनर का किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। सेम वही यहाँ पे भी यही चीज़ है, किसी अनसाउंड माइंड के द्वारा किया गया कोई भी ऑफेंस को वैलिड ऑफेंस नहीं माना जाता। अगर किसी अनसाउंड, किसी इंसेन जो आदमी है, उसने कोई ऑफेंस किया है, किसी को मार दिया या किसी को हर्ट कर दिया, ऐसा कुछ कुछ करने की कोशिश करी, तो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उसने ऑफेंस किया, क्योंकि उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ में ही नहीं आ रहे हैं कि ऐसा करने से सामने वाले को कुछ हो सकता है। उसको उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं, उसमें इतनी मेचोरिटी नहीं है कि वो समझ ले कि मेरे किए हुए उस एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सेम एज सेक्शन 82 में कि उस 7 साल से कम के बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, उसमें इतनी मेचोरिटी नहीं है कि वो समझ ले कि मेरे किए हुए इस एक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। सेम वही चीज़ यहाँ है। तो इस वजह से जो भी वो एक्ट करेगा वो ऑफेंस के अंडर नहीं आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 84 तक के सारे सेक्शंस को डिस्कस किया है। बाकी के फर्दर सेक्शन 85 से लेके सेक्शन 106 हम आगे वाली वीडियो में कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया हो तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।